So we were discussing, continuing with the earlier one, that for the emitting nucleus and for the absorbing nucleus, the energy will be, recoil energy will be deducted from the emitter and we have to add for the absorber. Clear? ठीक है. अब देखिए, why I am saying that, you see, देखिए जो एनर्जी शिफ्ट है ना गामा में वो ज्यादा है. ओके, याद आ रहा है 10 to the power 18 हर्ट्ज, और वहां एनएमआर में याद है 10 की पावर 6. यहां कितना हो गया? 10 की पावर 18. ओके, अब ये अगर ज्यादा हो रहा है तो देखिए अब हेजनबर्ग भी आ जाएगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर रह रहा है नहीं रह रहा है, इसको स्टडी करने के लिए हमेशा ध्यान दीजिए. जो हमें कमिंग इसमें बात करनी है, कोई भी सिग्नल होता है उसमें 3 बातें होती हैं, पोजीशन, इंटेंसिटी. 2 पढ़ी आप लोगों ने ना, नंबर ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, ये पढ़ते थे आप एनएमआर में. ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विड्थ ऑफ द पीक. क्योंकि बाकी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कहते हैं हमें शार्प सिग्नल चाहिए, वी नीड शार्प सिग्नल. शार्प सिग्नल कब मिलेगा? जब हमारा whatever spectroscopy we are studying, the excited state is for a long time. जब ज्यादा देर तक वो हायर स्टेट पे रहेगा, देन वी ऑलवेज गेट द शार्प सिग्नल. ओके, अब यहां पे देखिए क्या प्रॉब्लम है. यू सी, मैं आपको बता रही थी ना, एमिशन का एक ग्राफ होगा, ऐसे ही एक एब्जॉर्प्शन का होगा. बहुत देर इट इज एमिटिंग नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, बट gamma radiations which are exactly of the same energy which can be absorbed by the sample to get from half to 3/2 stage, ये इतना छोटा क्रॉस सेक्शन है. ये मैंने बहुत बड़ा करके दिखाया, इट्स नॉट टू द स्केल. ओके, तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग, अगर सोचिए अगर ये शार्प होगा तो क्या होगा? एक पॉइंटेड बन जाएगा ना, तो कहीं ओवरलैप करने की जगह ही नहीं मिलेगी, तो एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं. क्या होगा? एक आपको एमिशन का मिल जाएगा और एब्जॉर्प्शन का क्या मिलेगा? होगा ही नहीं. इफ इट इज नॉट गेटिंग एक्साइटेड टू हायर लेवल सोर्स, देन वी आर नॉट गोइंग टू गेट दिस. सो वी नीड, दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि हमारा यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो 100 नैनो सेकेंड्स तक का आइडियल होता है. वी नीड दिस एक्स्ट्रा क्रॉस सेक्शन, बिकॉज ये सब क्या दिखा रहा है? ये तो जो है ऑगर इलेक्ट्रॉन्स, कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स, एक्सरे, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एमिशंस आर देयर. वी आर कंसर्न्ड विद द वन विच आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल. अब यही ट्रांजिशन एनर्जी है, ये ट्रांजिशन एनर्जी. अच्छा, ये हमने ट्रांजिशन एनर्जी हम शार्प क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि हम ये कैसे इसको प्रोक्योर कर रहे हैं? बाय मूविंग द सोर्स या ऑब्जर्वर को हम मूव करेंगे तो क्या होगा? अगर यहाँ से थोड़ी एनर्जी रिकॉइल में यूज भी हो गई है तो भी ऑब्जर्वर को ज्यादा मिलेगी, क्योंकि अब हमने उसको पास कर दिया है. वी हैव मूव नियर टू दैट. ओके, दैट इज व्हाई हियर वी आर यूजिंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनर्जी. हमें क्रॉस सेक्शन चाहिए फ्रीक्वेंसी का. ठीक, नाउ यू सी, अब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के रिकॉइल के चक्कर में क्या हो गया डिफरेंस, वरना तो क्या होता है, ये एक के ऊपर एक overlap करता, then it would have been ideal, but because of recoil the difference is between the 2 ER. okay, अब ये देखिए ये कर्व कैसा है बेटा? दिस इज, इसको आप मैथ वाले जानते ही हैं, बेल कर्व या गॉसियन कर्व. ये हमेशा ध्यान दीजिए, आपने ये क्रोमेटोग्राफी में भी आपको हम पढ़ाते हैं, एमएससी फर्स्ट से मैं आपको बताया था. अब देखिए, अगर मैं यहीं पे स्टडी करूंगी एनर्जी तो कितनी आ जाएगी? 68.2. अगर मैं ये पूरा एरिया ले लूंगी तो कितना आ जाएगा? 95.4%. और अगर मैं राइट कॉर्नर तक चले जाऊं, देन आई एम गोइंग टू हैव अ 99.7. ओके, सो और जगह पे हम वी जनरली इग्नोर इट. वी आर कंसर्न कि ये कितना, जितना ये शार्प होगा उतना क्या होगा? ये बिल्कुल 99% हमको पास में मिल जाएगा, इजंट इट? बट यहाँ पे हमें दूसरे के संग ओवरलैप करना है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी रिकॉइल में यूज हो गई है. सो वी नीड दिस कर्व टू बी गेटिंग ओवरलैप्ड बाय द कर्व ऑफ द एब्जॉर्बर. ओके, सो यहाँ पे हमें गॉसियन कर्व की जरूरत होती है. अब नेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे
कि किसी भी ग्राफ के लिए line, position, intensity, okay, these we study, but here we need width also. Width यानी कि this width, okay. Now width of spectra, this width of spectra को study करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारे मॉसबॉर स्पेक्ट्रम के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, what are the factors which influence the Gaussian curve of the emitter and absorber of the Mossbauer active nuclei. Okay, so what I request कि आपको जो वहां पे दिया है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए. If you can come, then I can give you photostat. वो शायद टेबल के ऊपर ही रखा होगा, आप कोई आके लेकर के फोटोस्टेट कराना चाहे, that is also you can do. Get it sanitized, अपने आप को करके वो सब प्रिकॉशन ध्यान रखना. या फिर TCS IN में मैंने डाला हुआ है और आई विल ट्राई टू सेंड इट इन योर व्हाट्सएप. अगर आपको लग रहा है आप व्हाट्सएप से इसको डाउनलोड प्रिंट आउट ले सकते हैं तो कर लीजिए. एंड बट डू स्टडी जो अभी तक आपको बताया है मैंने, एंड ट्राई टू गेट इट, ताकि क्योंकि नेक्स्ट में हमें डिस्कस करना है कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड देन हेजनबर्ग्स प्रिंसिपल एंड डॉपलर वेलोसिटी. एंड इन्हीं पे आपके क्वेश्चंस ये वाले ज्यादा आते हैं इन द CSIR में every time. So we are going to discuss in the coming term, but I do want that you go through all these things. And one more thing, अगर अभी तक कुछ चीजों में दिक्कत हो रही है, if there is any problem, then do let me know, because I'm not able to see your faces. Class में I can make out just by looking in your eyes that what is getting to you and what is not getting to you. But this time I'm sorry I took long time, because एक लगातार चाहिए होता है to keep the regularity. Otherwise every time I'm getting break of continuity and it's really very difficult. Otherwise first lecture से आज तक जितना बताया है in the class I used to take it in the single lecture only. So please bear it and do go through it. Okay, so जब आप कर लें आप बताइए, हम उसको मंडे ट्यूसडे से ऐसा मतलब नहीं है. आई कैन टेक इट इन अदर ऑल्सो. स्लाइड्स हैव बीन मेड टू, काफी ज्यादा बन चुकी है. वी कैन डिस्कस इन कमिंग दैट ऑल्सो. यू प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई विल गो बाय माय शिफ्ट शेड्यूल. और हर बार ये 7:30 होना पॉसिबल नहीं है. इफ आई एम, अगर मेरा वो उधर जल्दी हो जाएगा 7 to